आप दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों वीडियो अच्छी लगा शेयर जरूर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बड़ी शानदार आ गई। हमारे कुछ कलीग और कुछ पाकिस्तानी मानते हैं कि जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था इंडिया में वो पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, पाकिस्तान को करवाई नहीं है। तो आज के ट्रेड की बात करते हैं इंडिया अगर नहीं ना करता तो कहते हैं यार इंडिया हमसे सही नहीं कर रहा। तो आपने इंडिया से कौन सा अच्छा किया? आपने एक तो 3 मरतबा उन पर 4 मरतबा जंग मुसलत की, बाद में आपने उन पर इतने अटैक करवाए हैं, पार्लियामेंट अटैक, उड़ी अटैक, इतने अटैक, और वो भूलते नहीं हैं। अच्छी बात है। उसी पर नीतीश राजपूत ने यकीन कहा जाए, वीडियो मैंने पहले भी ये सुन रखी है, इनको मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने इसकी ईची बीची मुझे पता चला किस तरह कहाँ कैसे है सारा, लेकिन फिर भी कोई अगर पॉइंट रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 13 दिसंबर 2001 पार्लियामेंट इंसिडेंट। तो दोस्तों देखते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी है, थोड़ा सा सब्र से बैठना पड़ेगा। तो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एल.के. अडवाणी और प्रमोद महाजन जो थे लाइव ये सारी चीजें देख रहे थे। अगर वो वायर नहीं टूटती उस टाइम पे तो ये लोग इतना सामान लेके आए थे कि आधा पार्लियामेंट तक उड़ सकता था। ये जो गाड़ी चला रहा था आतंकी, उसका कॉलर पकड़ के उसके ऊपर बंदूक लगा देते हैं। यही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ है और यहीं से अफजल की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। वो वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय जो कि गेट नंबर 11 पे वेट कर रहे थे, उनकी गाड़ी में जाके टक्कर मार देते हैं लोग। लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन जो थे वो हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा, जैसे इनकी एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के एरिया में पहुंचती है, ये लोग गाड़ी रोकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो फेक स्टिकर था, ये चीज सुनते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी ये अपने गवर्नमेंट बंगलो जो था इनका, उसके लिए रवाना हो जाते हैं। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर में एक बारामूला डिस्ट्रिक्ट है। इस डिस्ट्रिक्ट में सुपोर टाउन है जिसमें दू अबगाह नाम का एक गांव है और इसी गांव में ईयर 1969 में एक ऐसे आदमी का जन्म होता है जिसकी वजह से देश के लोकतंत्र का मंदिर यानी कि पार्लियामेंट खतरे में आ जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद अफजल गुरु। अफजल गुरु ने ईयर 1988 आते आते सुपोर में अपनी स्कूलिंग पूरी की और सेम ईयर में एक झेलम वैली मेडिकल कॉलेज था, उसमें एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया। लेकिन उस टाइम पे अफजल के घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ज्यादा सही नहीं थी और उसका यह भी मानना था कि कॉलेज में अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके साथ। तो इन सारी वजहों को देखते हुए अफजल गुरु जो था वो सिर्फ 1 साल के अंदर ही इस कॉलेज से ड्रॉप आउट हो जाता है और अपना छोटा मोटा काम करने लगता है। अब इसी टाइम पे क्या था कि कश्मीर के हालात भी उतने सही नहीं थे। कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट बहुत ही तेजी से फैल रही थी, जिसको जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF चला रहा था। और JKLF की एक खासियत थी कि ये जो कम उम्र वाले कश्मीरी होते थे उनको ज्यादा रिक्रूट करते थे इंडिया के खिलाफ लड़ाई के लिए। तो इसी टाइम पे क्या होता है कि JKLF के 2 पावरफुल और पॉपुलर लीडर थे कश्मीर के अंदर, यासिन मलिक और हामिद शेख। इनकी नजर अफजल गुरु पे पड़ती है जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था, तो उनको लगा कि हमारे ज्यादा काम आएगा, तो ये इसके टच में आते हैं और मल्टीपल मीटिंग्स और मोटिवेशन के बाद JKLF ज्वाइन करा लेते हैं। और JKLF उस टाइम पे क्या करता था कि यंग कश्मीरियों को रिक्रूट करने के बाद उनको POK के मुजफ्फराबाद में ट्रेनिंग करने के लिए भेजता था। तो ठीक 1 साल बाद यानी कि ईयर 1990 में ये जो यासिन मलिक था JKLF का, ये अफजल गुरु को भी कश्मीर से POK के मुजफ्फराबाद भेजता है। मुजफ्फराबाद पहुंचने के बाद अफजल गुरु और उसके साथ जो यंग लड़के रिक्रूट हुए थे, इन सबको एक पुरानी मैच बॉक्स फैक्ट्री में ले जाया जाता है और इस फैक्ट्री में जब ये लोग पहुंचते हैं तो जो पाकिस्तान की ISI थी वहां पे पहले से ही वो अपना कैंप जो थी वहां पे चला रही थी। तो इन लोगों की भी जो ट्रेनिंग थी वो इसी फैक्ट्री में स्टार्ट हो जाती है और इस पूरी ट्रेनिंग को पाकिस्तान की आर्मी का ऑफिसर जैनुलाब्दीन जो था वो पूरी करवाता है। तो अफजल और उसके साथ कम उम्र के 80 लड़के और थे, इनकी 2.5 महीने तक वहां पे ट्रेनिंग चलती है। इस पूरी ट्रेनिंग में ये जो जैनुलाब्दीन था, इसने इन 80 लड़कों को हथियार चलाने से लेके कश्मीर के अंदर जाके कैसे कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस जो हो गए, उनको कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग जो थी वो पूरी हो जाती है तो अफजल जो उनके साथ बाकी लड़के थे उनको हथियार वगैरह दिए जाते हैं। तो अफजल को भी लौटते टाइम एक 3 लोडेड मैगजीन और 10,000 रुपए दिए जाते हैं। और ये सारी चीजें होने के बाद अफजल गुरु और इसके साथ जो लड़के थे इनको कुपवारा के त्रिगाम सेक्टर के थ्रू इंडिया में एंट्री करवा दी जाती है। अभी जितने लड़के थे वापस कश्मीर में घुस तो गए थे, लेकिन इनकी किस्मत बहुत खराब थी क्योंकि इसी टाइम पे इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनको इंटेल मिल जाता है कि एक पूरा का पूरा बैच POK में ट्रेनिंग लेके हथियारों के साथ कश्मीर में घुस चुका है। और इस इंटेल के आते ही जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी वो बैक टू बैक कश्मीर के अंदर इनको पकड़ना स्टार्ट करती हैं और कई सारे लड़कों को पकड़ लेती हैं। तो अब ये सारी चीजें देख के अफजल के जो घर वाले थे वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अफजल का भी नंबर आएगा और अफजल भी पकड़ा जाएगा। तो दिल्ली के मुखर्जी नगर में अफजल गुरु जो था उसका एक कजन रहता था
शौकत हुसैन गुरु, ये वही शौकत है जिसने नक्शा वगैरह सब आगे चल के बनाया था, अभी सारी डिटेल्स आएंगी आगे। तो अफजल के परिवार वालों ने क्या किया कि अफजल को उसके कजन यानी शौकत के घर मुखर्जी नगर भेज दिया। अब अफजल जो था वो सारी चीजों से दूर मुखर्जी नगर में शौकत के पास पहुंच जाता है, डीयू के अंदर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन भी ले लेता है और साइड में छोटे मोटे कमीशन एजेंट टाइप जो काम होते हैं, छोटे छोटे काम जिनसे पैसा कमाया जा सके, वो सब स्टार्ट कर दिया था। तो अफजल और शौकत जो थे ये तो साथ में रह रहे थे और पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनके साथ साथ एक आदमी और था जो कि बारामूला से था और डीयू के अंदर अरेबिक लैंग्वेज जो होती थी वो भी सिखाता था, जिसका नाम था सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, SAR गिलानी। तो सेम जगह से ये तीनों थे, प्लस यूनिवर्सिटी भी सेम थी, तो इनकी दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और आगे चल के यही दोस्ती इन तीनों पे बहुत भारी पड़ती है। देखिए अब तक जो कहानी आपने सुनी है उससे आप समझ गए होंगे कि अफजल गुरु का इसमें हाथ था। इनफैक्ट अफजल गुरु का खुद का एक इंटरव्यू भी है जिसमें वो खुद इस पूरे अटैक की कॉन्स्पिरेसी के बारे में बता रहा है। इस इंटरव्यू के बारे में आप सुन सकते हो कुक्कू FM के ऑडियो शो द इंटरव्यू अफजल गुरु। इसमें इंडियन पार्लियामेंट के अटैक से लेके उसकी डेथ तक बहुत सारी चीजों को अच्छे से बताया गया है। कुक्कू FM एक ऑडियो एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहां 1.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अब तक बहुत से लोग कुक्कू FM पे अपने पसंदीदा ऑडियो शो सुन चुके हैं और उनसे बहुत सारी नॉलेज भी गेन की होगी। लेकिन अगर आपने अब तक कुक्कू FM के ऑडियो शो नहीं सुने हैं तो अब आपके लिए कुक्कू FM ने 7 दिन का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इस 7 दिन के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म का कोई भी ऑडियो शो सुन सकते हैं, जिसमें 5000 प्लस शोज जो हैं वो शामिल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ऑफर बहुत अच्छा है, तो अपने दोस्तों को और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर बताएं। ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है, तो जल्दी इसको अवेल करें। और हां, आफ्टर 7 डेज द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो स्पेशल लिंक है वहां से कुक्कू FM डाउनलोड करो और इसके साथ द इंटरव्यू अफजल गुरु ये जो ऑडियो शो है इसको जरूर सुनिएगा। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। अब इसके बाद ईयर 1993 और 94 तक अफजल जो था वो अपनी ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट करता है डीयू से। तो इधर अफजल की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही थी और कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, सिक्योरिटी फोर्सेज जो थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी थी और इसी पर्टिकुलर टाइम पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक ड्राइव चलाई थी जिसमें यंग कश्मीरी जो इंडिया के खिलाफ हो गए थे उनको सरेंडर करके एक नई लाइफ शुरू करने का एक मौका दिया जा रहा था, उनको इन्वाइट किया जा रहा था। तो ईयर 1994 में अफजल की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई थी, प्लस उसके घर वाले भी इंसिस्ट करते हैं कि यहाँ कश्मीर में आके आप सरेंडर कर दो। तो अफजल जो था वो दिल्ली से कश्मीर आता है ताकि इन सब चीजों से उसका नाम हट सके। और अफजल भी ट्रेनिंग के टाइम पे जो बंदूकें वगैरह थी, जो हथियार वगैरह वो लेके आया था बॉर्डर पार करके, वो सारी चीजें जमा कर देता है और सरेंडर कर देता है सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे। तो उस टाइम पे ये था कि सरेंडर करने के टाइम पे एक सर्टिफिकेट मिलता था, तो उसमें लिखा होता था सरेंडर्ड मिलिटेंट। ये ऐसा समझ लीजिए कि यंग कश्मीरी जो थे, जो मिलिटेंट बन गए थे, उनको सुधारने का एक चांस टाइप दिया जाता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता कि सरेंडर कर दिया तो उठा के जेल में डाल देंगे, मारना पीटना शुरू कर देंगे। सरेंडर करने के बाद एक नया चांस दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सरेंडर करने के तुरंत बाद सेम ईयर 1994 में अफजल गुरु वापस दिल्ली आ जाता है और अपना छोटा मोटा मेडिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर देता है। 2 साल तक कुछ नहीं होता है। अफजल जो था वो बड़े आराम से वहां पे काम करता है दिल्ली के अंदर। लेकिन ईयर 1997 में अफजल दोबारा से अपने होम टाउन चला जाता है और वहां पे जाके अपना काम करना चाहता है। तो उसने कमीशन बेसिस पे मेडिकल और सर्जिकल आइटम्स जो होते थे उनका एजेंट बन गया था वो, और अपना उसी एरिया में इक्विपमेंट वगैरह सप्लाई करता था अलग अलग जगह पे। तो कई सालों तक कश्मीर में काम करने के बाद डेट आती है फरवरी 2001। तो इस दिन क्या होता है कि अफजल जो था वो श्रीनगर के लाल चौक के पास एक दुकान पर सर्जिकल आइटम की सप्लाई कर रहा था और यहीं पे अफजल की जो मुलाकात होती है वो तारिक अहमद नाम के एक आदमी से होती है। अब अफजल की जो तारिक से मुलाकात होती है यहाँ पे, यही इस पूरे इंसिडेंट की जड़ है और यहीं से अफजल की जो जिंदगी थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता क्या कि इस मीटिंग में तारिक जो है वो अफजल को बताता है कि वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का है, वहां का रहने वाला है और कश्मीर के हालातों पर ये दोनों काफी देर तक बात करते हैं और इसके बाद मल्टीपल टाइम मिलते भी हैं। इनकी दोस्ती भी काफी अच्छी हो जाती है। तो ऐसे ही एक दिन ये लोग श्रीनगर के अंदर बटुरालू मस्जिद थी, वहां पे नमाज पढ़ रहे थे। तो वहां से नमाज पढ़ने के बाद तारिक और अफजल की काफी देर बात होती है और इसी बीच में तारिक अफजल को सच बताता है। तारिक कहता है कि वो पाकिस्तान का रहने वाला है और जैश ए मोहम्मद जो है उसके लिए काम करता है। और काफी देर बात करने के बाद ये अफजल को भी जैश ए मोहम्मद ज्वाइन करने के लिए कन्विंस कर लेता है और उसको समझाता है कि अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो तुम अपने लोगों के लिए लड़ोगे और साथ साथ में जो तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है, जो पैसों की दिक्कत है, ये भी हम सही करा देंगे। अब ये सारी बात होने के बाद तारिक जो था वो अफजल को एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने सबसे ज्यादा आतंकी हमले इंडिया के खिलाफ प्लान किए। तारिक जो था वो अफजल को डायरेक्ट जैश ए मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा से मिलवा देता है। अब गाजी बाबा जो था वो था तो पाकिस्तान का, लेकिन इसने अपना बेस जो था वो कश्मीर की कई सारी पहाड़ियों में बना रखा था और ऐसे ही एक बेस इसने अडू हिल्स, पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर में बना रखा था। तो इसी पर्टिकुलर बेस पे तारिक जो है वो अफजल को लेके जाता है। इस बेस पे 60 से ज्यादा
हेवीली आर्म्ड मिलिटेंट्स थे, वायरलेस सेट्स थे, सैटेलाइट फोन्स थे, सारा कुछ था वहां पे। अब अफजल के वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही गाजी बाबा वहां पे आता है और मीटिंग स्टार्ट होती है इन लोगों की। और इसी मीटिंग में गाजी बाबा जो था वो अफजल को काफी मोटिवेट करता है और समझाता है कि आप मदद करो हमारी इस लड़ाई में, ये लड़ाई बहुत जरूरी है और इस लड़ाई में जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और लश्कर ए तोयबा साथ मिलकर आ रहे हैं और दिल्ली के इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे हमला करेंगे। अब अफजल जो था वो ऑलरेडी दिल्ली में रह चुका था, वहां के बारे में जानता था, तो उसको गाजी बाबा कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, कि ये जो हमला करने लोग आएंगे दिल्ली के अंदर, तुम्हें इन लोगों के रहने का इंतजाम करना है और अगर तुम ये काम सही से करते हो तो तुम्हें 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, प्लस काम पूरा होने के बाद पाकिस्तान के अंदर सेटल भी करवा दिया जाएगा। अब ये मीटिंग खत्म होती है। इस मीटिंग के बाद गाजी बाबा अफजल को ऑडियो कैसेट देता है, लिटरेचर देता है, जिसमें मसूद अजहर की जो स्पीचेस होती हैं वो होती हैं और फिर इसके बाद अफजल गुरु जो था वो इस काम के लिए हाँ बोल देता। तो गाजी बाबा को टोटल 5 आतंकी जो थे वो दिल्ली में भेजने थे और उसमें जो मोहम्मद नाम का आदमी था वो इन 5 लोगों को हेड कर रहा था। तो गाजी ने अफजल को सबसे पहले मोहम्मद से इंट्रोड्यूस कराया और अब यहां से अफजल का काम यह था कि अफजल को इन 5 आतंकियों को दिल्ली पहुंचाना था और उनकी मदद करनी थी, जिसमें सबसे पहले इनके हेड मोहम्मद था, उसको पहुंचाना था। तो अफजल जो था वो मोहम्मद से मिलने के बाद अपने कजन शौकत, जिसके साथ वो रहता था पहले, उसको फोन मिलाता है दिल्ली के अंदर और मोहम्मद के लिए एक रूम अरेंज करने के लिए कहता है। और उस पर्टिकुलर टाइम पे उसने शौकत को कुछ बताया नहीं था और शौकत जो था वो दिल्ली के अंदर उस समय फ्रूट्स का काम करता था और उसकी शादी भी हो चुकी थी नवजोत संधू नाम की लड़की से और शादी के बाद उस लड़की का नाम चेंज हो गया था, अफशान गुरु हो गया था। तो शौकत और उसकी बीवी जो थे मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 के फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो अफजल का जब फोन गया था शौकत के पास तो शौकत ने अपने घर के थोड़ी दूर पे ही मुखर्जी नगर में ही क्रिश्चियन कॉलोनी थी B41 में, जो कि एक बॉयज हॉस्टल था, उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम का अरेंजमेंट कर लिया। अब क्योंकि आगे चल के 4 लोगों को और आना था दिल्ली में तो रूम चाहिए थे, तो शौकत ने दूसरा रूम भी अरेंज किया मुखर्जी नगर के गांधी विहार A97 के सेकंड फ्लोर पे। अब ये सारे अरेंजमेंट कंप्लीट होने के बाद नवंबर 2001 में अफजल गुरु मोहम्मद को कश्मीर से लेके दिल्ली के लिए निकलता है और मोहम्मद जब अफजल के साथ निकल रहा था उसके पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे, सिर्फ उसके पास एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो लैपटॉप और 50,000 रुपए थे और कुछ भी नहीं था उसके पास। अब अफजल और मोहम्मद जो थे वो दिल्ली पहुंचने के बाद शौकत के घर पे जाते हैं, वहां ये तीनों मिलते हैं और अफजल जो था वो शौकत को सब कुछ बता देता है कि ऐसे 5 लोग आने वाले हैं, ऐसे ऐसे हमला करने वाले हैं। तो शौकत जो था वो भी इस प्लान में शामिल हो जाता है। तो अब मोहम्मद तो पहुंच चुका था दिल्ली के अंदर, लेकिन 4 लोगों को और पहुंचाना था अफजल को और इन सारे अरेंजमेंट के लिए पैसे भी चाहिए थे। तो मोहम्मद दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले हवाला के थ्रू 20 लाख रुपए मंगवाता है एक अननोन सोर्स से। उसके बाद उसमें से 5 लाख रुपए जो थे वो अफजल को देता है और कहता है कि अभी जब तुम वापस जाओगे कश्मीर लड़कों को लेने तो तारिक मिलेगा वहां पे, ये 5 लाख रुपए उस तारिक को दे देना। और अफजल ठीक ऐसा ही करता है, कश्मीर पहुंचता है, तारिक को 5 लाख रुपए दे देता है और इसके बदले में तारिक जो है वो 2 और लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। ये जो 2 लोग थे जिनसे तारिक अफजल को इंट्रोड्यूस कराता है उसमें से एक का नाम था राजा और दूसरे का नाम था हैदर। अब इसके बाद दिसंबर फर्स्ट वीक में अफजल जो था वो कश्मीर में दोबारा जाता है और जो बाकी के 2 बचे आतंकी थे राना और हमजा उनको भी लेके आता है। लेकिन ये दोनों जब दिल्ली आते हैं तो ये खाली हाथ नहीं आते हैं, ये अपने साथ 2 बड़े बैग में 4 AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, 12 मैगजीन्स, 1 ग्रेनेड लॉन्चर, 15 शेल्स, 15 2 पैकेट डेटोनेटर्स, रेडियो एक्टिव डिवाइसेस और 2 वायरलेस सेट लेके आता है। तो दिसंबर 2001 के फर्स्ट वीक में 5 आतंकी मोहम्मद, राजा, हैदर, राना और हमजा दिल्ली पहुंच चुके थे और अब यहां से पार्लियामेंट हमले में बहुत ही कम टाइम बचा था। और इसी टाइम पे शौकत ने गिलानी, जो कि अफजल और शौकत दोनों का दोस्त था और सेम यूनिवर्सिटी से थे, उसको भी ये सारी चीजों के बारे में बता देता है कि ऐसे ऐसे हमला होने वाला है। अब सारे लोग पहुंच तो गए थे। इसके बाद अफजल का टास्क था कि अफजल को इन लोगों के लिए मोबाइल और सिम अरेंजमेंट करना था। अफजल 4 दिसंबर 2001 को मॉडल टाउन में कमल किशोर की मोबाइल शॉप से मोटोरोला मॉडल 180 का मोबाइल और एक सिम लाता है और फिर उसके बाद गफ्फार मार्केट में संदीप चौधरी की दुकान शॉप नंबर 26 से सोनी एरिक्सन मॉडल J70 मोबाइल और कुछ सिम लेके आता है। तो इस तरीके से इनके पास 5 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड हो जाते हैं। अब ये मोबाइल और सिम कार्ड जब सबके पास अपने अपने हो जाते हैं तो सबसे पहला यूज इसका 5 दिसंबर को मोहम्मद, जो कि हेड था इनका, ये करता है। ये अपने नए मोबाइल नंबर 9810565284 से दुबई पे मल्टीपल कॉल लगाता है और प्लान डिस्कस करता है और फिर ये सारी बात करने के बाद ये लोग अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। और ये इससे रिलेटेड जितने भी ये मीटिंग करते थे ये शौकत के घर पे करते थे, यानी कि मुखर्जी नगर के हाउस नंबर 1021 पे। और जब ये मीटिंग होती थी इस घर पे तो पाकिस्तान के 5 आतंकी जो अटैक करने आए थे ये होते थे और इनके साथ 3 लोग और होते थे, यानी कि अफजल गुरु, SAR गिलानी
शौकत, ये तीनों भी रहते थे इनके साथ। और घर में जो शौकत की वाइफ थी अफशान गुरु, ये भी रहती थी, जिसको इस बारे में पता था। तो अब मुखर्जी नगर में सारे लोग बैठ के दिल्ली में आतंकी हमला प्लान कर रहे हैं और इनके अलावा दिल्ली के अंदर हर कोई इस चीज से अनजान था कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इस मल्टीपल मीटिंग में ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि दिल्ली की जो मेन लोकेशन है, जैसे यूके और यूएस की जो एम्बेसीज हैं, पार्लियामेंट है, प्लस एयरपोर्ट है जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इनकी ये जाके रेकी करेंगे, वहां का पूरा एक डिजाइन बनाएंगे और उसके बाद आके उस पर डिस्कशन करेंगे कि सबसे बेस्ट सुटेबल हमले के लिए लोकेशन कौन सी हो सकती है। तो इससे पहले कि अगले दिन सब लोग जाके फिजिकली वो सारे मैप बनाए, वहां की रेकी करें, अफजल जो था वो लैपटॉप में इंटरनेट एक्टिवेट करके यूके और यूएस की जो एम्बेसीज थी, दिल्ली एयरपोर्ट और पार्लियामेंट की जो लोकेशन थी, उसके बारे में जितना भी सर्च करके डिटेल्स इकट्ठी हो सकती थी वो इकट्ठी करता था, ताकि वहां जाने से पहले ऑलरेडी इनके पास कुछ ना कुछ डिटेल्स हों। तो ये सारी चीजें होने के बाद सबसे पहले शौकत जो था उसको रेकी के लिए भेजा जाता है। शौकत अपनी यामाहा मोटरसाइकिल से जाता है, जिसका नंबर DLISK 3122 था। शौकत को चाणक्यपुरी का एरिया दिया गया था, जहां पे जाके इसको यूके और यूएस की जो एम्बेसीज थी वहां की रेकी करनी थी और चार्ट बनाना था। तो ये वैसा ही करता है, ये वहां पे जाता है, रेकी करता है और चार्ट बनाता है, और वो चार्ट बना के वापस आ जाता है। तो शौकत जब यहां से वापस आता है तो इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि 8 दिसंबर को ये लोग किसी एक को नहीं भेजेंगे पार्लियामेंट, बल्कि ये सारे लोग एक साथ जाएंगे पार्लियामेंट, वहां की रेकी करेंगे। तो एक बाइक की और जरूरत थी, तो ये लोग एक और ब्लैक कलर की यामाहा बाइक, जिसका नंबर था HR51E 576, ये गुप्ता ऑटो डीलर से 20,000 में खरीदते हैं और फिर इस बाइक का यूज करके पार्लियामेंट सारे लोग पहुंचते हैं और वहां की रेकी करना स्टार्ट करते हैं। और पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट का चार्ट था कि कहां कहां पे गेट नंबर हैं, कौन से गेट नंबर से एग्जिट हो सकता है, कौन से गेट नंबर से एंट्री आसानी से हो सकती है, ये सारी चीजें डिटेल लेके एक चार्ट में मेंशन कर देते हैं। अब ये सारी चीजें करने के बाद ये लोग शौकत के घर में इकट्ठे होते हैं और अफजल और मोहम्मद जो थे, इनके पास सैटेलाइट फोन था, इस सैटेलाइट फोन के थ्रू ये सारे चार्ट की जो डिटेल्स थी ये इकट्ठी करते हैं और गाजी बाबा को फोन मिलाया जाता है। ये सारी डिटेल्स जो थी वो गाजी बाबा को बताई जाती हैं, चार्ट शेयर किए जाते हैं और ये सारी डिटेल्स देखने के बाद गाजी बाबा डिसाइड करता है कि ये लोग पार्लियामेंट में हमला करेंगे और वहां के जितने भी पॉलिटिशियंस होंगे उनको हॉस्टेज बनाएंगे। और गाजी बाबा से गो हेड मिलने के बाद ये जितने भी लोग थे सारे लोग हमला करने की तैयारी में लग जाते हैं अगले ही दिन से। अब इसके बाद इनको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारी चीजों का इंतजाम करना था। जैसे इसके बाद इन्हें 7:2:1 के रेशियो में अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सिल्वर, अमोनियम पाउडर और सल्फर का इंतजाम करना था, ताकि इन केमिकल्स का यूज करके लोग बना सके। और ये जो सारे केमिकल्स थे ये बाजार में मिल जाते हैं आसानी से। तो इसका भी जो काम दिया गया था ये अफजल को दिया गया था। तो अफजल 6 दिसंबर को हमजा के साथ दिल्ली में खादी बौली एरिया में अनिल कुमार की दुकान से 50 केजी अमोनियम नाइट्रेट खरीदता है। ऐसे ही तुलाराम एंड सन से 15 केजी सिल्वर पाउडर, 5 केजी सल्फर, 30 केजी कैपेसिटी का स्टील ड्रम, मिक्सचर ग्राइंडर और जार के साथ ये लोग ड्राई फ्रूट्स भी खरीदते हैं, ताकि ऑपरेशन लंबा चले तो इनके पास खाने के लिए कुछ रहे। अब ये सामान तो ये लोग ले आए थे, लेकिन ये जो रूम इन्होंने रेंट पे लिए थे छोटे थे, तो इनको ये सब बनाने के लिए, कार वगैरह पार्क करने के लिए, हर एक चीज करने के लिए एक बड़ा घर चाहिए था। तो 9 दिसंबर 2001 को ये लोग मुखर्जी नगर के इंदिरा विहार में हाउस नंबर 281 जो कि 2nd फ्लोर पे था, उसको प्रॉपर्टी डीलर बलराज के थ्रू रेंट पे लेते हैं। अब इसके बाद हमले में 4 दिन बचे थे और इनको चाहिए थी एक व्हाइट एम्बेसडर कार, जिसके थ्रू इनको हमला करना था। तो जैसे तैसे करके 11 दिसंबर को अफजल और मोहम्मद ये कार ढूंढ रहे थे और करोल बाग में एक कार डीलर था जिसका नाम था लकी मोटर्स, और लकी मोटर्स के पास ये जाते हैं, जिसमें मोहम्मद अपना नाम आशिक हुसैन खान बताता है और एक पुरानी व्हाइट एम्बेसडर कार जिसका नंबर DL3CJ1527 था, इसको 1,80,000 में खरीद लेते हैं। इस कार को खरीदने के बाद ये लोग सबसे पहले इसके ऊपर एक शैडो फिल्म लगवाते हैं ताकि अंदर का कुछ दिखे नहीं, और फिर इसके बाद इनको एक लाल बत्ती चाहिए थी, जिसके लिए ये लोग हैमिल्टन रोड कश्मीरी गेट में जाते हैं, एक लाल बत्ती खरीद के लाते हैं वहां से और गाड़ी पे लगा देते हैं, ताकि ये जो एम्बेसडर है ये एक मिनिस्टर की गाड़ी की तरह लगे। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें इन्होंने चांदनी चौक वगैरह से खरीदी थी, जैसे 3 पुलिस यूनिफॉर्म, दिल्ली का एक मैप खरीदा था। तो ये सारी चीजें खरीदने के बाद ये लोग वापस घर आ जाते हैं। अब इसके बाद डेट हो चुकी थी 12 दिसंबर 2001 और हमले में सिर्फ 1 दिन बचा था। तो 12 दिसंबर को दिन में ही मोहम्मद जो था, जो लैपटॉप लेके आया था, जो गाजी बाबा ने उसको दिया था, उसका यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का एक फेक स्टिकर बनाता है कार पे लगाने के लिए, उसको प्रिंट कर लेता है उसी से। इसके साथ साथ 8 फेक आईडी कार्ड भी प्रिंट करके बनाता है, जिससे इनकी एंट्री पार्लियामेंट में आसानी से हो जाए। ये जो फेक आईडी कार्ड्स थे ये कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स के नाम पे बने थे, जिसमें फोटो तो इनकी थी, लेकिन इनका जो नाम था
इंस्टीट्यूट का जो नाम था, एड्रेस जो था, इशू डेट जो थी, ये सारी चीजें इन्होंने गलत मेंशन कर रखी थी। और इन सारे आईडी कार्ड्स पे एक चीज थी कि एक ही मोबाइल नंबर सारे आईडी कार्ड्स पे लिखा था, और ये जो नंबर लिखा था इसी के थ्रू ये हमले के बाद पकड़े जाते हैं। पुलिस इसी से बहुत बड़ा क्लू निकालती है, वो अभी आगे बताऊंगा आपको। ये इस तरीके से डिटेल्स मेंशन की थी इन्होंने आईडी कार्ड में। अब ये सारा अरेंजमेंट करते करते 12 तारीख हो गई थी, पूरी रात हो चुकी थी और हमला होने में कुछ ही घंटे बचे थे। और 12 तारीख को ये लोग जो सामान वगैरह लाए थे वगैरह बना के बैटरी और वायर के साथ ये सारी चीजें कार के अंदर फिट कर देते हैं। अब इसके बाद मोहम्मद, जो कि इनका हेड था, वो जहां पे गाड़ी वगैरह असेंबल कर रहा था, वहीं पे अफजल को बुलाता है। वहां पे जो अपना लाया हुआ लैपटॉप था वो अफजल को दे देता है और कहता है कि इसको गाजी बाबा को वापस कर देना, और इसके साथ साथ 10 लाख रुपए भी देता है अफजल को, और कहता है कि तुम तीनों, यानी कि अफजल, शौकत और गिलानी, इनको आपस में बांटने को कहता है। और आगे चल के कोर्ट में भी ये चीज आई थी कि 12 और 13 दिसंबर की रात को 12:40 के करीब गिलानी जो था वो लगातार कॉल करता था शौकत को। अब इसके बाद डेट आती है 13 दिसंबर 2001, और इसी दिन पार्लियामेंट पे हमला होना था। सुबह 10 बजे ये सारे लोग हर एक सामान जो हमले में यूज होना था सब कुछ उठा के एम्बेसडर कार जो थी उसमें रख देते हैं, और फिर सारा सामान रखने के बाद ये पांचों आतंकी पार्लियामेंट पे हमला करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे इनकी एम्बेसडर कार पार्लियामेंट के एरिया में पहुंचती है, ये लोग गाड़ी रोकते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर वाला जो फेक स्टिकर था उसको कार के फ्रंट ग्लास पे लगा देते हैं, और तब तक टाइम हो चुका था 10:40। इसी पर्टिकुलर टाइम पे मोहम्मद जो था वो अफजल गुरु को फोन करके पूछता है कि टीवी पे देख के बताओ कि पार्लियामेंट के अंदर वीवीआईपी कौन कौन है। लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे जो अफजल था वो आजादपुर मंडी में था और वहां की अचानक से लाइट चली गई थी, तो अफजल ये सारी डिटेल्स बता ही नहीं पाता है। अब यहां से शौकत, अफजल और गिलानी, इन तीनों का काम खत्म हो चुका था। ये पांचों आतंकी जो थे ये गाड़ी लेके आगे पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, और इसी टाइम पे अफजल और शौकत डिसाइड करते हैं कि वो वापस कश्मीर चले जाएंगे, दिल्ली में नहीं रुकेंगे। लेकिन गिलानी जो था वो कहता है कि वो दिल्ली में ही रुकेगा, और उसके हिस्से के जो 2 लाख रुपए हैं वो कहता है कि कश्मीर में मेरी फैमिली को दे देना। तो गिलानी तो दिल्ली के अंदर ही रुकता है, और अफजल और शौकत क्या करते हैं, एक ट्रक था जो कि शौकत की जो वाइफ थी उसके नाम पे रजिस्टर था, जिसका नंबर था HR38E6733, इसमें बैठ के लोग आराम से श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं। अब इधर ये लोग श्रीनगर के लिए निकल जाते हैं, और ये जो 5 आतंकी एम्बेसडर में बैठ के पार्लियामेंट की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे, ये बहुत ही पास पहुंच गए थे और करीब 11 बजने वाले थे, और पार्लियामेंट का जो सेशन था वो भी एग्जैक्टली 11 बजे स्टार्ट होना था। तो देखिए, पुरानी जो इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग थी उस टाइम पे वो राउंड शेप में थी, जिसमें एंट्री करने के लिए 12 बड़े वुडन गेट थे, 1 से लेके 12 तक, और एंटी क्लॉक डायरेक्शन में थे ये। जिसमें से ये जो गेट नंबर 11 है, यहां से इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री और एग्जिट होती है, और ये जो बाकी के गेट्स होते हैं वहां से बाकी के पॉलिटिशियंस आते जाते हैं। ये जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, इसके चारों तरफ एक बड़ी सर्किल शेप में एक रोड है, तो इस रोड पे भी पहुंचने के लिए 7 आयरन गेट्स राउंड शेप में बैरिकेटिंग टाइप जैसे होती है वैसे लगे हुए थे। ये वो 7 एंट्री पॉइंट थी। तो जब भी यहां पे कोई गाड़ी आती है तो वहां पे आईडी वगैरह चेक करानी होती है, और चेक होने के बाद ही आप इस रोड पे आ सकते हैं। बेसिकली आईडी चेक करा के जब आप इस रोड पे आ जाते हैं तो इसका मतलब कि आप पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में एंट्री कर चुके हैं। 2001 के टाइम पे जो पुराना पार्लियामेंट था उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी थी, जिसको सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस देख रही थी। तो उधर से ये जो 5 आतंकी थे ये अपनी एम्बेसडर कार में पार्लियामेंट की तरफ पहुंच रहे थे, और इधर पार्लियामेंट में विंटर सेशन जो था वो चल रहा था, और राज्यसभा और लोकसभा दोनों फंक्शन में थे। तो इसके बाद 11 बजते ही पार्लियामेंट का जो सेशन था वो स्टार्ट हो जाता है, और ये जो सेशन था इसको 1 बजे चलना था, लेकिन सेशन के बीच में एक दिक्कत हो जाती है। उस टाइम पे बीजेपी की सरकार थी, तो कारगिल वॉर के जो शहीद थे उनके महंगे कॉफिन को खरीदने के लिए ऑपोजिशन यानी कि कांग्रेस जो था वो बीजेपी के नेताओं के रेजिग्नेशन की मांग कर रहा था, और बहुत ज्यादा हू हल्ला हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर। और जब बहुत ज्यादा हल्ला होने लगता है तो स्पीकर जो थे वो 11:20 पे ही 40 मिनट के लिए पूरा सेशन जो था वो रोक देते हैं, और कहते हैं अब इसके बाद 12 बजे दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा। अब ये चीज सुनते ही पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी और सोनिया गांधी जी ये अपने गवर्नमेंट बंगलो जो था इनका उसके लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन बाकी 200 बड़े नेता जैसे एलके अडवाणी, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मनमोहन सिंह, प्रमोद महाजन सब पार्लियामेंट के अंदर थे। तो इसके बाद अब बजते हैं 11:30 और आयरन गेट का जो गेट नंबर 2 था, इसी गेट पे आतंकियों की जो व्हाइट एम्बेसडर कार थी वो पहुंचती है। होम मिनिस्ट्री का स्टिकर वगैरह लगा हुआ था, तो इनको एंट्री मिल जाती है, और ये एंट्री करने के बाद गेट नंबर 12 की तरफ जाने लगते हैं। प्लान इनका ये था कि ये कार जो है ये चुपचाप कहीं पे पार्क कर देंगे और ब्लास्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद सारी की सारी जो 3 लेयर सिक्योरिटी है उसका ध्यान कार पे होगा, और जब सारे लोगों का ध्यान कार पे होगा तो ये लोग पार्लियामेंट के अंदर घुस के सारे नेताओं को बंदी बना लेंगे, और उसके बाद फिर नेगोशिएशन करेंगे। तो ये इनका प्लान था। लेकिन जैसे ये आतंकी अपनी एम्बेसडर कार लेके आयरन गेट से एंट्री करते हैं तो ये लोग हड़बड़ी में जो इनकी एम्बेसडर कार थी उसको नॉर्मल स्पीड से तेज चला रहे थे। तो अब नॉर्मली क्या होता है, नेताओं की जो एम्बेसडर कार होती है वो नॉर्मल स्पीड पर चलती है। तो जब इनकी कार नॉर्मल स्पीड से तेज जा रही थी तो वॉच एंड वार्ड के स्टाफ मेंबर जेपी यादव जो थे उनको ये चीज देख के थोड़ा अजीब लगता है कि ये जो गाड़ी है ये इतनी तेजी में
में क्यों जा रही है। तो जैसे ही इनको शक होता है वो इस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग अपनी एम्बेसडर कार रोकते नहीं है बल्कि और तेज स्पीड करके भागने लगते हैं। अब यहाँ से जेपी यादव जो थे उनका जो डाउट था वो और बढ़ जाता है, तो वो इनकी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। तो एक तरफ ये गाड़ी तेजी से लेके आ रहे थे जिसके पीछे जेपी यादव इनका पीछा कर रहे थे, और दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट कृष्णकांत जो थे वो गेट नंबर 11 से निकलना था उनको। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो स्कॉट व्हीकल का जो कॉन्वॉय था वो वहीं पे गेट नंबर 11 पे वेट कर रहा था। थोड़ी देर के लिए वाइस प्रेसिडेंट निकलते भी हैं, लेकिन कुछ काम आ जाता है तो जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो वापस अंदर चले जाते हैं और गेट नंबर 11 के बाहर जो उनका कॉन्वॉय था वो वहां पे वेट कर रहा था। और दूसरी तरफ से भागते भागते जो आतंकियों की गाड़ी थी ये जल्दबाजी के चक्कर में इसी कॉन्वॉय के बगल में ले जाते हैं, फिर धीरे धीरे रिवर्स करने लगते हैं। और हड़बड़ी में ये जब रिवर्स कर रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी जो थी वो वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय जो कि गेट नंबर 11 पे वेट कर रहे थे उनकी गाड़ी में जाके टक्कर मार देते हैं लोग। लेकिन इस टक्कर की वजह से एक चीज अच्छी हो जाती है कि आतंकियों की कार में जो एलईडी लगा था उसके डेटोनेटर की वायर लूज हो जाती है, जिसकी वजह से जो लगा हुआ था इनका वो काम करना बंद कर देता है। और अगर वो वायर नहीं टूटती उस टाइम पे तो ये लोग इतना सामान लेके आए थे कि आधा पार्लियामेंट तक उड़ सकता था। तो जैसे ही टक्कर लगती है वाइस प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय से ड्राइवर शेखर और दिल्ली पुलिस के एएसआई जीत राम, ये जो गाड़ी चला रहा था आतंकी, उसका कॉलर पकड़ के उसके ऊपर बंदूक लगा देते हैं। और इसके बाद जैसे ये चीज होती है एकदम से एम्बेसडर के सारे गेट खुलते हैं और अंधाधुंध से फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ये लोग निकलते हैं उसके बगल में ही देशराज नाम के जो माली थे वो वहीं पे पेड़ों की कटाई कर रहे थे, तो ये लोग निकलते ही सबसे पहले इनको गोली मारते हैं। और इसी के साथ साथ एएसआई जीत राम जो थे उनको भी वहीं पे गोली लग जाती है। अब जैसे ये सारी चीजें जेपी यादव देखते हैं जो कि पीछा कर रहे थे, वो वार्निंग अलार्म जो था उसको बजा देते हैं। तो जैसे ही अलार्म बजता है तो गेट नंबर 11 जो था वो तुरंत बंद हो जाता है और बाकी जितने भी पार्लियामेंट के गेट थे और विंडोज थी वो उसी समय पे बंद हो जाती हैं। अब गेट तो बंद हो गए थे लेकिन ये पांचों आतंकी जेपी यादव जो थे उनके ऊपर गोली चला देते हैं और वो शहीद हो जाते हैं। अब गेट नंबर 11 जब बंद हो जाता है तो ये पांचों क्या करते हैं, गेट नंबर 1 की तरफ हथगोले फेंकते हुए और फायरिंग करते हुए भागते हैं। और जैसे ही गेट नंबर 1 पे आतंकी पहुंचते हैं, सीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल वाईबी थापा और कांस्टेबल सुखविंदर सिंह आतंकी मोहम्मद को जो कि हेड था उसको गोली मार देते हैं। और मोहम्मद जो था उसकी कमर पे एक्सप्लोजिव बेल्ट बंधी हुई थी। तो गेट नंबर 1 जो था वहां पे बहुत तेजी से धमाका होता है। अब जैसे गेट नंबर 1 पे धमाका होता है, सीआईएसएफ की ब्रावो कंपनी की कांस्टेबल कमलेश कुमारी जो थी वो धमाके की आवाज सुन के बिना बंदूक के अपना वायरलेस सेट हाथ में लेके गेट नंबर 1 की तरफ भागने लगती हैं। लेकिन ये लोग पहले से ही वहां पे थे तो इन्होंने उनके ऊपर भी गोली चला दी और वो भी शहीद हो जाती हैं। अब इसके बाद बाकी बचे जो 4 आतंकी थे वो गेट नंबर 4 और 5 की तरफ भागने लगते हैं। तो एक तरफ ये सब चल रहा था और दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर सारे नेताओं को इसके बारे में पता चल चुका था कि किसी तरीके का हुआ है और सारे के सारे जो नेता थे वो सीट के नीचे छुप गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रमोद महाजन जो थे वो हाथ से पकड़ के अपने कमरे में ले जाते हैं और उनके कमरे में सीसीटीवी कैमरा की 8 स्क्रीन लगी हुई थी। और ये जो स्क्रीन लगी हुई थी इन स्क्रीन के ऊपर एलके आडवाणी और प्रमोद महाजन जो थे लाइव ये सारी चीजें देख रहे थे, जिसको देख के ये दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थे। जब ये 4 आतंकी गेट नंबर 5 की तरफ जा रहे थे तो बीच में गेट नंबर 9 भी आता है और इसी गेट पे सीआईएसएफ के कांस्टेबल संतोष सिंह थे और ये चारों जो थे ये एकदम इनके टारगेट पे थे। तो इन 4 में से 3 यानी कि हमजा, राजा और राणा इनको अकेले संतोष सिंह ही निपटा देते हैं। अब अकेला हैदर बचा था जो गेट नंबर 5 की तरफ भाग रहा था पाकिस्तान के नारे लगाते हुए और हथगोले वगैरह फेंकते हुए। बहुत देर भागने के बाद जब सारे गेट बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, तो वहीं पे दूरदर्शन की केबल थी। तो ये दूरदर्शन की केबल को पकड़ के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ने की कोशिश करता है और इसको सीआरपीएफ के कांस्टेबल श्यामवीर सिंह एक ही शॉट में खत्म कर देते हैं। तो कुल मिला के 30 मिनट के अंदर यानी कि 12:15 तक ये पूरा का पूरा हमला जो है उसको रोक दिया जाता है और उन 5 को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जगह जगह पे इन्होंने हथगोले फेंक रखे थे वो 2-3 घंटे तक फटते रहते तो उसको क्लियर करने में ज्यादा टाइम लगा। अब जब ये सारी चीजें हो गई थी तो सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो नेताओं को पार्लियामेंट से निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन नेता जो थे वो काफी डर गए थे, वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। 1-2 घंटे तक जो नेता थे उनको मनाया जाता है कि वो पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएं, अब खतरे की कोई बात नहीं है। लेकिन नेता एक कंडीशन रखते हैं कि जब आर्मी वाले एक गार्ड बनाएंगे तो उसके बीच में से ये लोग निकलेंगे। तो फिर ऐसा ही किया जाता है और सारे के सारे नेता सेफली निकल जाते हैं। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एलके आडवाणी जो थे वो मरे हुए आतंकियों के पास जाते हैं और उनको देखते ही वो सबसे पहली लाइन यही बोलते हैं, दे लुक लाइक पाकिस्तानी। तो ये खतरा तो टल गया था लेकिन हमारे 9 लोग जो थे वो शहीद हो चुके थे। अब इसके बाद इस पूरे एरिया के अंदर एक्सपर्ट्स की जो टीम थी वो पहुंच जाती है एविडेंस वगैरह कलेक्ट करने। तो व्हाइट एम्बेसडर जो लेके आते हैं उसकी पूरी जांच करती है वो, उसमें ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ और भी बहुत सारे सामान मिलते हैं और उसमें एक स्टिकर के ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है, ये वो मैसेज था। और इसके साथ साथ कार के अंदर 30 kg एक्सप्लोजिव मटेरियल जो था वो मिलता है। इसके बाद एक्सपर्ट्स की टीम जो थी वो गेट नंबर 1 जहां मोहम्मद था उसकी बॉडी के पास पहुंचती, जहां पे 3 सिम मिलते हैं जिनसे ये इतने नंबर डायल हुए थे। इसके साथ साथ जीएसएम कम सैटेलाइट नंबर भी मिला था 882165115017।
इस जीएसएम सैटेलाइट नंबर पे लोग बात करते थे और ये जो नंबर था जीएसएम सैटेलाइट वाला, ये गाजी बाबा का नंबर था। और ऐसे ही जो एक्सपर्ट्स की टीम आई थी, उनको गेट नंबर 9 पे जहां राणा, राजा, हमजा की बॉडी थी, वहां पे भी इनकी जेब में से स्लिप वगैरह मिलती है जिन पे ये सारे नंबर लिखे हुए थे। लेकिन जितने भी नंबर वगैरह मिले थे उनसे ज्यादा कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन एक नंबर था जो हर किसी की आईडी पे मेंशन था, 9811489442, और इसी नंबर की वजह से पुलिस इस पूरे ऑपरेशन को पकड़ लेती है। और सेम टाइम पे टीवी पे न्यूज वगैरह भी चल रही थी, तो लकी मोटर्स के हरपाल सिंह न्यूज देखते ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इनसे ही 2 दिन पहले एम्बेसडर कार खरीद के ले गए थे सारे आतंकी। तो हरपाल सिंह तुरंत दौड़ते हुए ओरिजिनल रिसिप्ट जो थी और जो फोटो थी इन आतंकियों की, ये सारी लेके पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद पुलिस इनको जो बॉडी पड़ी हुई थी आतंकियों की, उनको पहचान वगैरह करा के इनको छोड़ देती है। अब ये जो कॉमन नंबर था जो सबकी आईडी पे मेंशन था, इसकी इंक्वायरी का काम दिया गया इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जी को। तो वो जब इसकी इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि जो नंबर है ये 6 नवंबर 2001 को एक्टिव हुआ है। ये अकेला नंबर था जो सारे नंबर से टच में था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे स्विच ऑफ आ रहा था। तो पुलिस इसकी डिटेल्स निकलवाना स्टार्ट करती है और जैसे इस नंबर की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि 3 बार इस नंबर ने आतंकियों के हेड मोहम्मद को अलग अलग टाइम पे कॉल किया था। एक 10:40 पे, एक 11:04 पे और एक 11:22 पे। तो जैसे ही डिटेल सामने आती है, पुलिस का ध्यान पूरी तरीके से इस नंबर की डिटेल निकालने में लग जाता है। तो पता करते करते ये पता चलता है कि इस नंबर से एक नंबर और टच में है, जो नंबर था 9811573506, इस नंबर के टच में था। तो ये नंबर जो था वो शौकत का था। तो जब शौकत के नंबर को भी ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है एक और नंबर 9810081228 ये शौकत के टच में था, जो कि गिलानी का था। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल 3 नंबर थे जो पुलिस के हाथ में आ गए थे, जो वर्किंग कंडीशन में थे, और पुलिस को इन्हीं की डिटेल्स से आतंकियों को पकड़ना था। तो शुरू के जो 2 नंबर थे वो एसआर कंपनी के कैश कार्ड वाले नंबर थे। तो कैश कार्ड की वजह से पुलिस को ज्यादा डिटेल इसकी नहीं पता चल पाई। लेकिन जो तीसरा नंबर था जो गिलानी वाला था, वो एयरटेल का नंबर था और इसकी पेमेंट गिलानी ने गलती से अपने एसबीआई कार्ड से की थी, जिसकी वजह से गिलानी का जो एड्रेस था 535 DR मुखर्जी नगर दिल्ली, ये पुलिस के हाथ में आ जाता है। और ये इकलौता नंबर था जो ऑन था और गिलानी का यही नंबर इन सबको पकड़वाता है। अब ये सारी डिटेल्स पता चलने के बाद भी जो पुलिस थी वो कुछ देर इंतजार करती है और इंस्पेक्टर मोहन जो थे वो इन तीनों नंबर को सर्विलांस पे लगा देते हैं और पूरी टीम बैठ के वेट करती है ताकि इन नंबर पे कोई भी कॉल आए तो वो पूरी बात सुन सके। तो काफी देर वेट करने के बाद 14 दिसंबर 2001 को 12:52 पे कश्मीर से गिलानी का जो कजन था वो गिलानी के नंबर पे कॉल करता है। पूरी टीम में से इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह जो थे, जो काफी देर से इसका वेट कर रहे थे, वो इसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं और सारी बात रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो उधर से गिलानी का जो कजन था वो कश्मीरी में बोलता है ये क्या करो, और इधर से गिलानी कश्मीरी में बोलता है ईचे जरूरी, मतलब कि उधर से वो पूछता है कि क्या कर दिया, और इधर से जवाब में गिलानी कहता है कि ये जरूरी था। अब यहां से पुलिस जो थी वो गिलानी को पकड़ने के लिए निकलती है और बाकी जो टीम है वो उसके बाद भी इन तीनों नंबर को बैक टू बैक ट्रेस कर रही थी। तो इसके थोड़ी देर बाद ही दूसरा नंबर जो था शौकत का, उस पे कॉल आती है जो कि उसकी वाइफ करती है। वो बहुत डरी हुई थी और वो कहती है कि उसको बहुत डर लग रहा है ये सब होने के बाद। ये इस पूरी कॉन्वर्सेशन की कॉपी है, आप एक बार पॉज करके पढ़ लेना। और अगले दिन फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी आ जाता है कि ये जो 2 लोग बात कर रहे थे वो शौकत था और उसकी वाइफ थी और वो हमले से रिलेटेड ही बात कर रहे थे। तो अब यहां से 15 दिसंबर 2001 को 10 बजे गिलानी को घर से पुलिस उठाती है और पुलिस जब अपने स्टाइल में पूछना स्टार्ट करती है तो गिलानी सब कुछ सच सच बता देता है। अफजल, शौकत, कहां से प्लान बना, कौन कौन आया, हर एक डिटेल वो बता देता है। और ये भी बताता है कि ये जो बाकी के 2 नंबर आप ढूंढ रहे हो जो एसआर कंपनी के कैश कार्ड वाले हैं, ये अफजल और शौकत के हैं। अब ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद गिलानी के साथ पुलिस शौकत के घर पे पहुंचती है। शौकत तो था नहीं लेकिन उसकी वाइफ मिलती है। तो 10:45 पे पुलिस उसकी वाइफ को भी पकड़ लेती है और अफसान गुरु जो उसकी वाइफ थी वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसे पार्लियामेंट की सारी प्लानिंग के बारे में पता था। और ये भी बताती है साथ में कि शौकत और अफजल जो हैं वो दिल्ली में नहीं है, उन्होंने एक ट्रक है जिसका नंबर है HR38E6733, इसमें बैठ के श्रीनगर पहुंच चुके हैं। अब ये जो ट्रक का नंबर था और जो सारी डिटेल थी पुलिस क्या करती है, इस श्रीनगर में भेज देती है और 15 दिसंबर 2001 को 11:30 पर अफजल और शौकत जो था उसको श्रीनगर में भी पकड़ लिया जाता है और दिल्ली पुलिस श्रीनगर में जाके अफजल और शौकत को दिल्ली उठा के ले आती है। जब दिल्ली पुलिस इनको अरेस्ट कर रही थी तो इनके पास से 10 लाख रुपए, एक कॉम्पैक्ट प्रेसारियो लैपटॉप, वही जो मोहम्मद ने गाजी बाबा को देने के लिए दिया था, और एक नोकिया का मोबाइल मिलता है जिसका IMEI नंबर ये था। और जब इस लैपटॉप को फोरेंसिक में भेजा जाता है तो पता चलता है कि सारी डिटेल्स, मिनिस्ट्री की डिटेल्स, मैप्स, फेक स्टिकर्स जो बनाए गए थे सब इसी लैपटॉप से बनाए गए थे और ये पकड़े जाते हैं। और इस लैपटॉप से ये भी पता चलता है कि इन लोगों ने पाकिस्तान के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर था एक माइक्रोनेट PK,
इससे भी इंटरनेट एक्सेस लिया था। अब ये सारी चीजें पूछने के बाद जहां जहां ये लोग गए थे, जहां पे इन्होंने प्लानिंग करी थी, जहां से सामान खरीदा था, पुलिस इन सबको उठा उठा के हर जगह ले जाती है, कंफर्म कराती है एक एक डिटेल्स। और ये सारी चीजें करने के बाद 17 दिसंबर 2001 को पुलिस लेडी हर्डिंग मेडिकल कॉलेज की मॉर्चरी में लेके गई इनको, ताकि हमले में जो मारे हुए आतंकी थे उनकी बॉडी को ये लोग कंफर्म करके बता सके कि ये वही थे। और जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं तो 20 दिसंबर 2001 को एसीपी राजवीर सिंह, अफजल गुरु, शौकत, अफसान, गिलानी, इन चारों को मीडिया के सामने इंटरव्यू के लिए लाते हैं। तो इन चारों में से बाकी तो कोई जवाब सवाल नहीं करता है, सिर्फ अफजल ही था जो बात कर रहा था मीडिया से। और इन्हीं सबसे बात करते करते अफजल एक जगह पे रुक के कहता है कि जो गिलानी है उसका कोई भी रोल नहीं है इसमें। जैसे ही वो अफजल बोल रहा था तो एसीपी राजवीर सिंह अफजल गुरु को डांट कर चुप करा देते हैं। और आगे चल के भी गिलानी और शौकत की जो वाइफ थी, पुलिस उनका आतंकियों से डायरेक्ट कनेक्शन जो था वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाती है, तो ये दोनों बच जाते हैं। शौकत जो था उसको 10 साल की सजा होती है और अफजल को 9 फरवरी 2013 को सुबह 8 बजे दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही फांसी दे दी जाती है। उसके बाद तिहाड़ जेल में ही मकबूल भट्ट की कब्र के बगल में इसको भी दफना दिया जाता है। अब देखिए ये सारी चीजें तो हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे एक सिचुएशन और बन गई थी जिससे पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था, 21 दिसंबर को इंडिया ने पाकिस्तान से अपने हाई कमिश्नर जो थे उनको वापस बुला लिया था। इंडिया ने अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी फ्लाइट्स के लिए बंद कर दिया था। फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस जो भी कंट्री के बीच में चलती थी सबको बंद कर दिया गया था। बॉर्डर पे 7 लाख सोल्जर इंडिया डिप्लॉय कर देता है और इसके जवाब में 3 लाख पाकिस्तान भी डिप्लॉय कर देता है। बाकी की जो कंट्रीज थी उन्होंने भी अपनी एम्बेसी से ट्रैवल एडवाइस इशू करके अपने स्टाफ को इंडिया से वापस बुला लिया था। इंडियन आर्मी में सब लोगों की छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है। बात न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचने लगती है। लड़ाई होना तय था, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे यूएस जो था वो अफगानिस्तान में बिजी था और यूएस बिल्कुल नहीं चाहता था पाकिस्तान, जिसकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया के साथ लड़ाई में एंगेज हो। तो जैसे तैसे करके यूएस, रशिया और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अनान की रिक्वेस्ट पर सिचुएशन धीरे धीरे आगे चल के नॉर्मल होती है, लेकिन उसका दर्द जो है वो आज की डेट तक हर इंडियन के दिल पे है। लास्ट में एक बार फिर से आपको बता दूं, कुक्को एफएम के 7 डेज फ्री ट्रायल ट्राई करिए और एंजॉय कीजिए 5000 से ज्यादा ऑडियो शोज। Check out the link in the description. Thank you. शौकत को कुछ बताया नहीं था और शौकत जो था वो दिल्ली के। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले नीतीश भाई के लिए क्लैपिंग, यकीन कर जाए दिल खुश हो गया। मेरा दिल कहता है इनके लिए सीटी बजाने का, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक्सीलेंट वर्क यार नीतीश भाई, मेरी तरफ से आपको सल्यूट भी है। आपने बहुत हाई लेवल की रिसर्च के बाद ये वीडियो बनाई। नो डाउट हमें तो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, हमें पता ही नहीं होता कहाँ से सर्च करनी, कैसे करनी, क्या करना है। ये आपके भाई काम है, जिसका काम उसी को साझ है। तो खैर अब बातें हैं जनाब वीडियो में जनाब, क्योंकि जब तक क्रिएटर को सराहा ना जाए, मुझे लगता है उस क्रिएटर के साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है। बल्कि जिसने इतनी मेहनत की है और आपको इतना नॉलेज दिया, एक नॉलेज का भंडार था इस वीडियो में, जो कि हम तो सोच भी सकते थे कि इसने इतना निकाल के दर्जा लिखा। वहाँ उनके सेल फोन नंबर, उनके गाड़ी नंबर, उनका रूम नंबर, उनकी एक एक चीज़ खोल कर रख दी। आप इस पर भी कोई फिर पाकिस्तानी उंगली उठाए तो फिर उसको छितरों की कमी है, उसको फिर अच्छे से चमड़े वाले छितर हो, उसको छितरौल की जाए। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। खैर असल में जो मेन करैक्टर है ना इस पूरी वीडियो के अंदर, वो अफजल गुरु, मतलब जो इंडियन है, मतलब कश्मीर का रहने वाला, जम्मू कश्मीर का रहने वाला। कि देखें कैसे वो मतलब कि उस हालांकि देख लें कि वो मेडिकल का स्टूडेंट है, MBBS उसने किया। यार मैंने एक बात ये देखी, पढ़ा लिखा, जितने भी इस तरह की शोबे सभी के सभी पढ़े लिखे होते हैं। उसामा बिन लादेन को देख लो, वो भी पढ़ा लिखा है। बूटी सुल्तान के ऊपर बूटी जो था हमारे बलूचिस्तान में, वो कितना पढ़ा लिखा था। कहते हैं कि पाकिस्तान का पहला CSS टॉपर जो है ना, सुनने में आप मुझे इसको कंफर्म, अल्लाह बेहतर जानता, अल्लाह माफ़ करे, पाकिस्तान का जो पहला CSS टॉपर है ना वो अकबर बुगटी था। सुल्तान अकबर बुगटी, जिसको मुशर्रफ ने बम मार के मार दिया था, पहाड़ों के अंदर ही ख़त्म कर दिया था।
तो सुल्तान अकबर बुट्टी जो है वो पहला पाकिस्तान का CSP ऑफिसर था। अच्छा खैर, अब देखें ये पढ़ा लिखा, फिर कहते हैं पाकिस्तानी इंडिया हमसे ट्रेड नहीं करता। अब नीतीश भाई ने कोई कसर छोड़ी है, उसने, मैं कहता हूँ सारे के सारे एविडेंस, वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर पकड़ा गया। कैसे पकड़े गए? सिर्फ एक सेल फोन नंबर पर सारा जाल पकड़ा गया। तो कैसे वो प्लानिंग करते हैं। अफजल गुरु हालांकि पहले पाकिस्तान में ट्रेनिंग जो आकर लेता रहा मुजफ्फराबाद में, उसने सबूत दिखाए। उसके बाद वो हालांकि अटैक करने आया था लेकिन नहीं कामयाब हो सका, तो उसने तौबा तैब कर ली। गवर्नमेंट ने उसको कहा, एक पुलिस निकाली थी ना गवर्नमेंट ने कि आप मतलब अगर ये नहीं करते तो हम आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि ये बंदा पाक है, आप माफ़ी मांग रहे। तो उसने वो सर्टिफिकेट भी ले लिया। लेकिन फिर अचानक इसकी मुलाकात होती है तारक से, और तारक एजेंट होता है जैश मोहम्मद के सुप्रीम कमांडर गाजी बाबा का। सारे एक एक नाम, एक एक हवाला दिया नीतीश भाई ने। यकीन करें हमारी तो आंखें झपकी नहीं इस वीडियो को देखते। पता नहीं पता कहाँ से सर्च की है, पता ही नहीं लगा कि ये कंफर्म वीडियो बात खत्म है। हो गई। गूगल से इस तरह सर्चिंग नहीं होती, ये कहीं और ही कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से इस भाई ने सर्चिंग की। यार यहाँ पर तो ध्रुव राठी को पीछे छोड़ दिया है। हकीकत बात है, कमाल है यार। इस वीडियो में ध्रुव राठी को भी नीतीश भाई ने पीछे छोड़ दिया। यही वीडियो ध्रुव राठी बनाता तो घंटे की बानी थी, हालांकि इसमें इतनी कमांड। असल में वो भाई स्लो बनाता है। हाँ, ध्रुव थोड़ा स्लो बोलता ये है, तो बहुत ये तो अपना ज़्यादा अंदाज speed में बोलने में का। आता है। बड़ी उसकी ग्रिप है। अच्छा, किस तरह अफजल गुरु आता है, ट्रेनिंग लेता है, ISI मैच बॉक्स, कहने को तो वो एक माचिस बनाने वाली फैक्ट्री थी, लेकिन उधर सारा के सारा अड्डा ISI का था। तो आप इसको भी जुटला दो रहमतुल्लाह। देखिए मेरे पास आपको जवाब मेरी है। बात सुनो, मेरे पास यार ऐसी वीडियो आ जाती है अचानक जब हमने रिएक्शन करना होता है। तो मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में कहा मैं सबूत लेकर आऊँगा, मैं कहता हूँ मैं ला नहीं सका क्योंकि यार और भी काफ़ी मसरूफियात होती हैं। अब ये वीडियो ये यकीन जाने अभी मैंने पहली मरतबा देखी, मेरे पास इसको जुटलाने के लिए कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं है। अगर मैं खुद से कह दूँगा तो मेरे पास सबूत नहीं, तो ये ऐसे मैं कहता हूँ कि सही बात नहीं है, गलत होगा अगर मैं उसको उसने सबूत बहुत ज़्यादा दिए हैं। अब ये झूठे हैं सच्चे हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। इसको झूठा मैं तब भी साबित कर पाऊँगा जब मैं सर्च करूँगा खुद से कि ये किस तरह था वाक़या, ये नीतीश भाई ने ये झूठ बोला है, यहाँ पर ये सच बोला है। इस तरह मैं नहीं कह सकता, मैं इसलिए खामोश हूँ। सच यही है कि इंडियन के जो 5-10 बड़े यूट्यूबर्स हैं, जिसमें नीतीश है, जिसमें लोग है, मेजर की बातें काफ़ी उसमें होती है, तब्दीली होती है, क्योंकि वो ज़्यादातर एनालिसिस करते हैं। उसके बाद अपना वो क्या नाम, गौरव ठाकर है, अच्छे यूट्यूबर है, और भी काफ़ी मैंने देखे जिनकी बातों को जुटलाना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल नामुमकिन मैं नहीं कह रहा, उनको जुटलाना तकरीबन 90-95% मुश्किल। अच्छा, अफजल गुरु एक मरतबा माफ़ी मिल गई, सर्टिफिकेट मिल गया, उसको ज़रूरत क्या थी दोबारा फिर उनको चुंगल में जाने की। दोबारा तारक मिला, तारक लेकर गया, उसको मिलवाया गाजी बाबा के साथ। गाजी बाबा ने फिर सारा प्लान बनाया। देखें, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब सारा प्लान छोड़े, जो किस्मत अच्छी थी, किस्मत अच्छी थी इंडियन पॉलिटिशियन की कि वो हड़कंप के अंदर आकर, मतलब सारी बात में इतना बड़ा अटैक करना है, पूरी इंडिया के पिलर है वो जो अंदर बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अटल बिहारी वाजपेयी साहब तो चले गए, जो अंदर बैठे हैं वो सारे के सारे पिलर हैं इंडिया के। इंडिया की अगर खुदा न खास्ता ये पार्लियामेंट के अंदर एंटर कर जाते और उनको यरगमाल बना लेते या किसी एक की जान चली जाती तो सोचो क्या होता। न्यूक्लियर वार, हालांकि नीतीश भाई ने कहा भी है कि 2001 में हालांकि इस तरह सिचुएशन क्या पैदा भी हुई कि न्यूक्लियर वार, इंडिया ने 7 लाख अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, पाकिस्तान ने 3 लाख अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी, इसी वाक़े को लेकर, इसी पार्लियामेंट अटैक को लेकर। जब पता चला सारी एविडेंसेस जहाँ मिले पाकिस्तान के साथ, तो न्यूक्लियर वार होना तय था। मैं इसलिए शुक्र भी अदा कर रहा हूँ कि बेहतर हो गया जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं दाखिल हो सके, दरवाजे बंद हो गए। उन्होंने मतलब जल्दी से, सारी बात उनके पास मवाद था, उनके पास बॉम्ब थे, मशीन गन थी, तो क्या क्या असलहा था, 47 था। तो छोटी सी गलती इनको
पकड़वा गए। अच्छा मेरी बात पता वो आया किस तरह यकीन कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने प्लानिंग की जाहिर है। सी बात है वहाँ तो पे यार कुछ मिले होंगे सिक्योरिटी लोग का सारे का सारा जो फेलियर है, साथ होंगे। इसमें खुद वहाँ से भी कोई शामिल होगा ये बात तय है। भाई होता है अब का अच्छा, बेटी को मेरी मेरे बात पास सुनो। लक्का टाए लाजमी बात है जरूर कोई ना होता कोई है। जो एक मिनट मैं करता तुम्हारा हो। स्टॉप करना चाहता हूँ। तुम्हारे गांव से या मेरे गांव को छोड़ो, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गाड़ी लेनी है आपने लैंड क्रूजर जो पाकिस्तान में अक्सर मानी जाती है, उसके ऊपर आपने लगाना है मिनिस्ट्री का असल मतलब कॉपी किया हुआ स्टिकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। उसके ऊपर आपने लगाना है हुटर, जिस तरह वो किया उसने उन्होंने भी सफ़ेद गाड़ी ली जो कि स्पेशल यूज़ होती थी सिर्फ एम्बेसडर के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, उन्होंने खरीद के उस पर रूटर लगाया, उस पर मिनिस्ट्री का फॉरेन मिनिस्ट्री का लोगो लगाया, डॉक्यूमेंट्स सारे बनाए जाली मतलब कापी सारे किए। वो जब चेकिंग की तुम कहते हो फेलियर है, चेकिंग की तो सारे के सारे वो डॉक्यूमेंट्स में दिखाया कि ये पहली धाक बैठ के जब रूटर लगा हुआ मिनिस्ट्री का लोगो लगा स्टिकर लगाया शीशे ऐसी पर, गाड़ी को ज़्यादा चेक भी वो नहीं करते उन्होंने चेक किया भी रोका भी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मिनिस्ट्री के ही बंदे हैं तो उन्होंने जाने दिया। सिर्फ उनसे ये फॉर्चुनेटली, मैं इसको अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँ, खुशकिस्मती से कि उनसे गलती हो गई कि वो जल्दी में उन्होंने गाड़ी भगा दी। जब वो क्या नाम था अजय ये क्या नाम था यार सिपाही का भूल गया मुझे, उसने रोका है, उसने नोट किया कि गाड़ी आम रूटीन से ये तेज़ आ रही है, मतलब जो मिनिस्टर की गाड़ी होती है ना इस एरिया के अंदर पार्लियामेंट के इर्द गिर्द वो स्लो चलती है, तो उसने नोट किया कि यार इस को मसला है, उसने रोका, उधर से पकड़ाया, वो उधर रुका नहीं बल्कि गाड़ी और ज़्यादा तेज़ कर दी, गाड़ी और ज़्यादा तेज़ भगा दी। मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका, वो तो चोर थे और उनको हड़कम के अंदर जल्दी के अंदर वो क्या हुआ उन्होंने गाड़ी भगा दी। तो वो जो कांस्टेबल था उनको शक पड़ गया कि यार मामला उसने बल्कि वो पीछे भागना शुरू हो गया। बहरहाल बात अच्छा मेरी बात सुनिए, कुछ दिन पहले आपको वीडियो पता प्रशांत सर की प्रशांत धवन की वीडियो आई थी तकरीबन 12 बजे दिन के, पार्लियामेंट में अटैक हुआ। देखें कि अटैक हुआ तो नहीं मतलब खुले नहीं ना वो यार वो धुआं जो छोड़ती हैं क्या उसको कहते हैं बॉम्ब कह लें कि आंसू गैस शैल तो और होते हैं ना जो गन से किए जाते हैं, वो कोई इसी तरह के थे। अच्छा जो भी है तो यानी कि कह लें कि किस्म का अटैक हुआ पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले हुआ था ना, हमने वीडियो में पहले नहीं महीनों हो गए, महीने हो गए हैं तो महीनों में दिन आते हैं जो गेट के बाहर पकड़ तो वहाँ अब देखने कि ऐसा अगर कह लें कि ये मुमकिन हो जाता तो ये भी पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम आना, ये पाकिस्तान ने किया है, फेलियर खुद का है, नाम पाकिस्तान पे कर देना। उसका नाम इतने सबूत देने के बाद भाई मेरी आप बात कह रहे हैं सुनो। कि फेलियर जो है वो भाई बिल्कुल फेलियर अपना भी होता है। अब जो अटैक हुआ था मुंबई अटैक का जो होटल पे हुआ था उसमें देखने कैसा इंसान है रहमतुल्लाह, ऐसा ढीठ और ऐसा बेशरम इंसान है, बगैर जाए पाकिस्तान को गलत और झूठा कहने के उनको कहा जा रहा है कि ये इंडिया के फेलियर है। यार कोई इंसानियत होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर तुम्हें क्या पता कि वो क्या होती है। पाकिस्तान को झूठा कहने, उनको बेगैरतों को झूठ कहने की बजाय तुम इंडिया को कह रहे यार कमाल के बंदे हो तुम। मैंने शुरू से क्या बात की है तो मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं जितनी एनालिसिस चले मैं यहाँ तक तो तुम्हें पता चल गया, एनालिसिस तुमने कर लिया, तुम ये भी तो कर अगर ये पाकिस्तान मुलव्वस है तो पाकिस्तान ने बहुत बेगारती की है, तुम उल्टा इंडिया के सिक्योरिटी को ब्लेम कर रहे हो। तो मैं करूँगा जो मुझे सामने नजर आ रहे, मैंने तो अच्छा जो पाकिस्तान नजर आ रहा है जिसके उसने सबूत दिए हैं, जो उनको धोखा हो गया, इंडिया ने सिक्योरिटी को धोखा उन्होंने दे लिया, जैसे भी उन्होंने कार्ड सारे जो है वो कॉपी कर ले, उन्होंने मिनिस्ट्री का लोगो कॉपी कर लिया, होटल लगा लिया, उन्होंने वो गाड़ी खरीद ली, सारे का सारा उन्होंने सेटअप बनाया, कोई भी देखने वाला आम बंदा भी उनको जज नहीं कर सकता था, खा सकता, ठीक है ना। तो वो सिक्योरिटी जो लोग हैं वो फरिश्ते नहीं होते, वो भी इंसान होते हैं, वो अंदर से स्कैन नहीं कर सकते कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि भाई ऐसी जब गाड़ी होती है हुटर वाली या पर्सनैलिटीज होती हैं तो फॉर्मेलिटी के तौर पर मेरी बात सुनिए, मैं तुम्हें बात बताता बारीकी के साथ वो फेलियर है, बिल्कुल फेलियर है।
तुम्हारी मस्जिद के अंदर जो 200-150 बंदा मरा था पेशावर, तुम्हारे पुलिस सेंटर के अंदर मस्जिद के अंदर जाकर भाई उसने बम ब्लास्ट किया था जिसके अंदर 100 से ज़्यादा, वो किसका फेलियर है? वो हमारी आर्मी उसमें मुलवस है, सच बात है, हमारी आर्मी उसमें मुलवस है, ये सारा कराने वाली हमारी आर्मी है, जो बात सच है वो सच है, मैं मान रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने किया है। नहीं तो यहाँ पे पाकिस्तान का फाट KPK के यहाँ पे पाकिस्तान का फाट है उसकी। मेरी बात सुनो, KPK के एक इंस्पेक्टर ने ये बात की थी कि मुझे ये आर्मी की गाड़ियाँ अगर चेक करने की इजाज़त मिल जाए ना तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो दहशतगर्दी है, टेररिज्म, वो ख़त्म हो जाएगा, कि ये खुद ही करते हैं। तो मैं भी इस बात को मानता हूँ, जो उस दिन पुलिस लाइन की जो मस्जिद में अटैक हुआ था, बम ब्लास्ट हुआ था, वो करवाया हमारी आर्मी ने, जो मर्जी हो जाए आर्मी ने करवाया। ये किसने करवाया? अच्छा मेरी बात सुने, मैं फेलियर कह रहा हूँ। अब जो अटैक हुआ था मुंबई अटैक, उसमें देखें इंडियन नेवी भी थी ना, इंडियन नेवी देखें कि वो कहाँ से जाते हैं, और ये हो ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान चाइना से कार्गो शिप आ सकता है तो उसको स्कैन कर सकते हैं, उसकी चेकिंग कर सकते हैं, उसको दूर से देख कर ये कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई ना कोई, हालांकि कार्गो शिप था तो उसमें कोई ना कोई यानी कि मवाद है, तो उसको नहीं रोक सकते थे जो अटैक पाकिस्तान से करने जा रहे थे मुंबई से। उनकी नीतियों से पता लगाते हैं, और यार, अंदर आर्मी दिल- में दिल- नहीं- दिमाग से लगाते हैं, उनके भी दिमाग में ये चल रहा है। वो तो चले वेपन्स थे जो इस्तेमाल होने वाले थे, वो तो डिटेक्ट कर लिया, स्कैन कर लिया, उनकी जो समझ आती है क्या वो हर बंदे के दिमाग को यार स्कैन करते इतनी, हैं। मेरी बात सुनो बेसिल, इतनी पूरे ओशन में कह लें कि समुद्र में कोई भी उनको ये रोके ही नहीं नेवी ने। दुनिया का सबसे बड़ा अटैक आतंकी हमला USA पर हो रहा है, USA पर जो सुपर पावर था वो भी फेलियर, वो भी फेलियर है। अपनी बेगैरती गलती नहीं मानी, दूसरे का फेलियर है, उसका फेलियर है, उसका फेलियर है। जान ये नहीं माना कि पाकिस्तान ने गलत किया, आज इंडिया हमसे इसलिए तल्लुकात नहीं सही बहाल करना चाहता क्योंकि हमने उनके लोगों की जानों का ज़िया किया है। कांस्टेबल मरे हो तो एक औरत को भी उन्होंने मारे, कितने लोगों तो मारे गए। भाई इसके पीछे बहुत रीज़न है, मैं इस पर नहीं बोलना चाहता, इस पर बहुत सी रीज़न है। जो कि मुद्दा मेन कश्मीर है, बात तो ये है, माने ना माने, लेकिन पाकिस्तान ने गलत किया यार। वीडियो बड़ी ओवरऑल बड़ी मुझे बड़ी दिल को लगी है कि उन्होंने बड़ी